आज की जो कहानी है वो तेलंगाना स्टेट की है। यहाँ पर एक पत्नी अपने परिवारजन को, अपने माँ बाप को फ़ोन लगाकर कहती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और उसका एक्सीडेंट में चेहरा बिगड़ गया है। वो अपने हस्बैंड का प्लास्टिक सर्जरी करवाने की तैयारी कर रही है। माँ बाप एक हफ्ते बाद देखने आते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनका दामाद है वो भी बिस्तर पर है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। उनको थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन ये डाउट वो क्लियर करते हैं लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो जाता है। जब वो दोबारा डाउट करते हैं और उन्हें लगता है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो उनका दामाद नहीं है, तो कोशिश करते हैं इसकी वास्तविकता का पता करने का। और जब वास्तविकता उन्हें पता चलती है तो एक बड़ा ही अलग रहस्य सामने आता है। उन्होंने वास्तविकता को कैसे पहचाना, ये रहस्य कैसे उजागर हुआ और उनकी बेटी ने क्या झूठ बोला था और उसने क्या क्या किया था, ये सारी घटना आज की कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की जो कहानी है वो तेलंगाना के कुर्नूल से है। ये थोड़ी सी घटना विचित्र थी, इसलिए आज इसको सुनाने का मेरा बहुत मन था। ये घटना सन 2017 की है और स्वाति रेड्डी अपने पति सुधाकर के साथ रहती थी। ये लोग कुर्नूल में रहते थे। स्वाति एक होम मेकर थी, घर पर काम करती थी, जबकि सुधाकर एक कॉन्ट्रैक्टर थे, बिजनेसमैन थे। इन दोनों की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, इनके बच्चे भी थे। अचानक से एक दिन स्वाति अपने माँ बाप को फ़ोन करती है। अपनी माँ से बात करके कहती है कि सुधाकर का एक्सीडेंट हो गया है। जब माँ पूछती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तब स्वाति बताती है कि ये कार चलाते हुए जा रहे थे। अचानक से इनकी कार एक बैटरी शॉप में टकरा गई। बैटरी शॉप में घटना टकराने से कार डैमेज हो गई और जब सुधाकर कार से बाहर निकले तो एक बैटरी का जो पानी होता है वो इनके चेहरे पर गिर गया। इससे इनका चेहरा डैमेज हो गया है। और बैटरी में मैं बता दूं कि एसिड होता है, बहुत माइल्ड एसिड होता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करनी होती है। तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन एसिड तो एसिड ही होता है। जब वो शरीर की स्किन पर पड़ता है तो स्किन को जला देता है। तो बैटरी का जो पानी था वो सुधाकर के चेहरे पर पड़ गया था। इससे उसके चेहरे पर फफूले पड़ गए थे, उसका चेहरा जल गया था। आसानी से वो पहचान में नहीं आ रहा था। स्वाति अपनी माँ को बताती है कि सुधाकर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और ये जो हॉस्पिटल था वो अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद का था। यहाँ पर एडमिट था सुधाकर को एडमिट किया था। माँ कहती है कि ठीक है, तुम मेरी बात करा दो, वीडियो कॉल करा दो। तो स्वाति वीडियो कॉल करा के सुधाकर की हालत को दिखाती है। माँ जब देखती है, स्वाति की माँ, सुधाकर की सास, जब उसके फेस को देखती है सुधाकर के, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है उनको। और स्वाति उनसे कहती है कि मैं इनका प्लास्टिक सर्जरी करवा रही हूँ जल्द से जल्द। तो माँ कहती है कि ठीक है, तुम्हें अच्छा सही लग रहा है तो तुम ये करवाओ, लेकिन एक बार पापा से बात कर लो। सुधा तो स्वाति अपने पिता से बात करती हैं और स्वाति की बात भी बहुत जल्द उनके पिता से हो जाती है, क्योंकि 1-2 घंटे के बाद उनको भी खबर लग जाती है। वो भी बहुत हड़बड़ाहट में बात करते हैं, वो भी वीडियो कॉल करवाते हैं, देखते हैं अपने दामाद को कि क्या हो गया, पूरी कहानी सुनते हैं। और स्वाति बताती है उनको कि इनकी प्लास्टिक सर्जरी मैं जल्द से जल्द करवाना चाहती हूँ ताकि जो डैमेज है वो ठीक हो सके। तो पिता भी हामी भर देते हैं, भाई उनकी बेटी का पूरे जीवन की बात है और वो भी नहीं चाहते थे कि उनके दामाद का चेहरा ख़राब रहे, तो वो भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। 1 हफ्ते के बाद स्वाति के पिता, माँ और उसका भाई सुधाकर को देखने आते हैं। जब वो आए थे तब वो देखते हैं कि सुधाकर बेड पर लेटे हुए हैं। चेहरे की उनकी सर्जरी हो चुकी है, पूरे चेहरे पर पट्टियाँ बनी हुई हैं और वो बेड पर लेटा हुआ है। जब माँ ने बातचीत करने का प्रयास किया सुधाकर से तो स्वाति ने मना कर दिया। स्वाति ने कहा कि जब ये कार से बाहर निकल रहे थे तो एसिड इनके चेहरे पर पड़ने के साथ साथ इनके थोड़ा सा मुंह में भी चला गया था, इससे जीभ भी जल गई है। डॉक्टर ने इनको 2 महीने तक बोलने से मना किया है। ये बहुत अजीब बात थी। और स्वाति ने यह भी कहा कि अब अगर ये बोलते हैं तो जो चेहरे पर इनकी सर्जरी हुई है उसमें खिंचाव होगा, जो गाल और जो चिन का हिस्सा है इसमें खिंचाव होने से जो सर्जरी हुई है इनकी प्लास्टिक सर्जरी उसका भी डैमेज होने का खतरा है। तो अब ये बात नहीं कर सकते। इनसे कोई भी बात पूछनी हो तो ये लिख के जवाब दे देते हैं। अब बात इतनी सी थी, माँ ने भी देखा और माँ बाप ने देखने के बाद 1-2 दिन रुकने के बाद वो चले गए। उन्होंने पूछा कि कोई दिक्कत परेशानी जो भी है वो बता के चले गए। अब सुधाकर के माँ बाप भी आते हैं बीच में अपने बेटे को देखने, क्योंकि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था।
वो भी कुछ दिन रुकते हैं और चले जाते हैं। अभी तक सारे सवालों का जवाब स्वाति ही दे रही थी। अब लगभग 2 महीने हो जाते हैं, सुधाकर की छुट्टी हो जाती है, सुधाकर घर आ जाते हैं। स्वाति अब अपने माँ बाप को फिर से फ़ोन करके बताती है कि सुधाकर घर आ चुके हैं और अब उनका जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होना था वो सब हो चुका है, अब वो घर पर आराम कर रहे हैं। हालांकि पट्टियाँ अभी भी उनके चेहरे पर थीं, लेकिन अब स्थिति ये थी कि सुधाकर की हालत थोड़ी ठीक थी। पिताजी और माँ फिर से अपने दामाद को देखने जाते हैं। अब जब वो दामाद को देखने गए थे तो वो जब सुधाकर को देखते हैं तो थोड़ा सा डाउट उन्हें होता है कि कद काठी तो ये ठीक है, लेकिन ये उनका दामाद नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा शक था। वो स्वाति से बात करते हैं, वो यही कहते हैं कि ये सुधाकर अभी ठीक ठाक है कि नहीं है, इनकी हालत कैसी है। स्वाति बताती है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी डॉक्टर ने बोलने से मना किया है। पिताजी को फिर अचंभा होता है कि आखिर 2 महीने तक डॉक्टर ने मना किया था, अब फिर से मना कर रखा है, ये क्या बात हुई। फिर भी वो बात मान लेते हैं। बात मानने के बाद अब वो कहते हैं कि अच्छा ये बात कैसे करते हैं। तो स्वाति ने यही बताया कि ये जवाब आपको लिख कर दे देंगे। स्वाति के पिता को जो डाउट था वो उसको क्लियर करते हैं। वो सुधाकर से पूछते हैं कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। सुधाकर इशारों में जवाब दे देता है कि उसकी तबीयत ठीक है। पिता को लगा कि मैंने ही क्वेश्चन इतना सिंपल पूछा था। अब वो फिर से पूछते हैं कि अच्छा तुम्हें खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, मैं क्या तुम्हारे लिए बाज़ार से ले आऊँ। सुधाकर स्वाति की तरफ इशारा करके जवाब देने का प्रयास करता है। स्वाति जवाब दे देती है। फिर पिताजी पूछते हैं कि तुम्हारा इलाज किस डॉक्टर ने किया था। सुधाकर फिर से स्वाति की तरफ इशारा कर देता है और स्वाति बताती थी किस डॉक्टर ने किया था। स्वाति के पिता फिर से एक प्रश्न पूछते हैं कि इतने दिन से तुम काम पर नहीं जा रहे हो, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, क्या तुमने फिर से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया कि नहीं लिया। सुधाकर फिर से स्वाति की ओर इशारा करता है। तब पिता कहते हैं कि स्वाति इन जवाबों को कैसे दे पाएगी, स्वाति हाउसवाइफ है। तुम बताओ कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो जो साइन किए थे तुमने, वो सारे ठीक ठाक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तब वो पूछता है अच्छा अभी बताओ कि तुम्हारा नया कॉन्ट्रैक्ट किस जगह पर चल रहा है। तब सुधाकर लिखकर जवाब देने का प्रयास करता है। स्वाति के पिता उस पर्ची को लेते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर वो बाहर चले जाते हैं। अब स्वाति के पिता के मन में 1-2 डाउट आ चुके थे। पहली बात तो ये कि सुधाकर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो वो बिज़नेस करता था, उसके बारे में स्वाति के पिता को कुछ जानकारी थी, लेकिन सुधाकर ने जिसका इलाज चल रहा था, जो लेटा हुआ था, उसने सही जवाब नहीं दिया था। दूसरा, जब उसने पेपर पर लिख के अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, नए जो बिज़नेस थे उसके बारे में जानकारी दी, तो उसकी लिखावट सुधाकर की तरह नहीं थी। यहाँ से डाउट पिताजी का बढ़ चुका था। अब पिताजी सुधाकर के पिता को फ़ोन करके कहते हैं कि क्या आपने सुधाकर से बात की है। तब वो कहते हैं कि नहीं, मेरी अभी सुधाकर से बात नहीं हुई, क्योंकि स्वाति ने मना किया था कि सुधाकर बोल नहीं पा रहा है। तब स्वाति के पिता अपने समधी से ये कहते हैं कि आप जब भी आएँ तब आप सुधाकर से कुछ ऐसे सवाल पूछिएगा जो स्वाति की शादी से पहले से हो। वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तब स्वाति के पिता कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप यहाँ पर आइए, सुधाकर से कुछ क्वेश्चंस कीजिए और उसका जो भी वो जवाब दे, सही या गलत, वो मुझे बताइएगा। सुधाकर के पिता हामी भरते हैं और 1-2 दिन के बाद वो फिर आ जाते हैं अपने बेटे को देखने। अब जब वो बेटे को देखने आते तब वो सुधाकर से बात करने का प्रयास करते हैं। स्वाति का वही जवाब कि ये लिख कर देंगे। तब पिताजी कहते हैं कि सुधाकर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें चोट लग गई है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। सुधाकर इशारों में बताता है कि नहीं, उसकी याददाश्त कमज़ोर नहीं है, उसकी याददाश्त ठीक है। तब पिताजी बात करते हैं। अब पिता अपने बेटे से बात कर रहा है और ये जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं पिता बहुत आराम से बात करने का प्रयास करते हैं। धीमे धीमे सुधाकर से उसके बारे में पूछते हैं और फिर 2-3 क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो उसके बचपन के थे, जो सुधाकर ने अपने बड़े भाई जो ताऊ जी के बेटे थे उनके साथ खेलते समय और जो घटनाएं हुई थी वो पूछते हैं। उससे बचपन की घटनाओं के बारे में बातचीत करते हैं। तब सुधाकर जवाब देने से इनकार करता है और लिख कर कहता है कि उसे याद नहीं आ रही हैं अभी बातें। तब सुधाकर के पिता तुरंत अपने समधी स्वाति के पिता को फ़ोन करके कहते हैं कि जो आपने कहा था वो एकदम सही है, क्योंकि ये बातें ऐसी थीं जो मैंने सुधाकर से पूछी थी, उसे कभी सुधाकर भूल ही नहीं सकता। यह इन दोनों को डाउट हो जाता है कि जो व्यक्ति इनके घर पर है वो सुधाकर नहीं है, वो कोई और व्यक्ति है। अब दोनों समधी मिलके स्वाति से
पूछते हैं, पूछताछ करते हैं कि सच सच बताओ आखिर क्या बात है। स्वाति फिर वही पूरी बात बताती है कि कैसे ये कार चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और प्लास्टिक सर्जरी की। अब वो दोनों, स्वाति के पिता और सुधाकर के पिता, दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, प्लास्टिक सर्जरी की थी, उससे बातचीत करते हैं। डॉक्टर बताता है कि जब सुधाकर के चेहरे पर चोट लगी हुई थी तो उसने स्वाति से कहा था कि अभी इसके में फफोले हैं, ये थोड़ा सा फूट जाएं और थोड़ा सा टाइम निकल जाए तो इसमें स्कार्स बन जाएंगे, हल्के हल्के से ब्लैक कलर के निशान बन जाएंगे। तो जब भी हम प्लास्टिक सर्जरी करेंगे तो हम इन निशानों के ऊपर कर देंगे, इससे खर्चा ही बचेगा और जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन स्वाति की जिद थी कि इसका तुरंत ही प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाए। तब मैंने स्वाति से फ़ोटो मांगी थी तो उसने मुझे कुछ फ़ोटोज़ दी थी, कहें तो आप मैं वो फ़ोटोज़ दिखा दूँ। जब उन लोगों ने फ़ोटो मांगी तो डॉक्टर ने फ़ोटो दी, वो फ़ोटो सुधाकर की ही थी। अब दोनों समधियों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर झूठ क्यों बोला जा रहा है। तो वह नागर कुरनूल के ही थाने में जाते हैं और पूरी बात बताते हैं कि उन्हें उनकी बेटी पर शक है कि वो झूठ बोल रही है और जो व्यक्ति उसके घर पर है वो मेरा दामाद नहीं है। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो एक एप्लीकेशन लिखने को कहता है, एप्लीकेशन सबमिट करता है और उसके बाद वो अपनी कार्रवाई शुरू करता है। स्वाति से पूछा जाता है, सबसे पहले स्वाति को बुलाकर लाया जाता है, उससे पूछा जाता है पूरी घटना। स्वाति फिर से पूरी घटना को वही अक्षर सा बयान कर देती है। अब इंस्पेक्टर जब सुधाकर से पूछताछ करने की प्रयास करते हैं तो स्वाति फिर वही जवाब देती है कि ये लिख कर जवाब देंगे। तब तक स्वाति के पिता एक पर्ची देते हैं जिस पर उन्होंने सुधाकर के बिजनेस से संबंधित बातचीत की थी और उन्होंने बताया कि ये सुधाकर की राइटिंग नहीं है। अब कहीं ना कहीं ये झूठ बोला जा रहा है। तब जो आईओ थे वो अपने अपर ऑफिसर जो एसीपी थे उनसे बात करके पूरी घटना बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि वास्तविकता का पता कैसे लगा जाए। तब एसीपी कहते हैं कि तुम एक काम करो, सुधाकर का आधार कार्ड ले लो अगर उसका आधार कार्ड बना है, और जिस व्यक्ति पर शक है उसका फिंगरप्रिंट, उसके सारे फिंगरप्रिंट्स लेके UIDAI की वेबसाइट्स पर जाकर उनसे कांटेक्ट करके ये क्लियर करवाओ कि क्या इसके फिंगरप्रिंट्स आधार के फिंगरप्रिंट जो ओरिजिनल आधार है उसके फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं। अब पुलिस के जो ऑफिसर्स थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो तुरंत एक काम करते हैं, वो सुधाकर के पास जाते हैं जो कि बेड पर लेटा हुआ था, उसके सारे फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और आधार के जो कस्टमर केयर था उनसे बातचीत करके जो भी प्रोसेस थी उस प्रोसेस को पूरा करते हैं। फिंगरप्रिंट्स को आधार सेंटर पर भिजवाते हैं और वहाँ से जवाब के इंतजार करते हैं। कुछ ही दिनों में वहाँ से जवाब आ जाता है। जवाब ये आया था कि जो फिंगरप्रिंट्स भेजे गए थे वो सुधाकर के आधार वेरिफिकेशन से मैच नहीं कर रहे थे। सुधाकर की आधार वेबसाइट पर जो फिंगरप्रिंट्स की डिटेल थी वो और जो यहाँ से घर से गए हुए थे वो दोनों मैच नहीं कर रहे थे। इससे स्पष्ट हो गया था कि जो व्यक्ति घर पर प्लास्टिक सर्जरी कराकर बैठा हुआ है वो सुधाकर नहीं था। जैसे ही ये बात आती है वैसे ही स्वाति को फिर पुलिस लेकर आती है। अब इस बार कड़ाई से पूछताछ की गई थी। स्वाति पहले बोलने को कुछ भी तैयार नहीं थी, उसके बाद उसके सामने सबूत रखे जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये जो व्यक्ति है सुधाकर नहीं है। अब तुम पूरी कहानी बताओ, क्या बात है और ये आदमी कौन है। फिर स्वाति टूटती है, पूरी कहानी बताती है। ये कहानी बड़ी खतरनाक थी, बहुत विचित्र तरह की थी। स्वाति बताती है कि जो घर पर है वो राजेश है, वो सुधाकर नहीं है। राजेश एक फिजियोथेरेपिस्ट था। राजेश से जब मुलाकात हुई थी तो स्वाति की धीमे धीमे बातचीत होने लगी और सुधाकर बिजनेसमैन था, वो कई बार घर से बाहर भी रहता था, कई बार काम के सिलसिले में ज़्यादा समय लग जाता था। ये सारी बातें चल रही थी। यहाँ इसकी राजेश से मुलाकात हुई, धीमे धीमे मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई और इन लोगों के बीच की दोस्ती थोड़ी गहरी हो गई। इसी बीच इस बारे में सुधाकर को पता लगा। सुधाकर ने जब पूछताछ की कि आखिर तुम्हारी दोस्ती कब से है इससे, और ये कॉलेज फ्रेंड था कि अभी शादी के बाद बना, कौन था, क्या था, कई तरह के क्वेश्चन। तब स्वाति राजेश से कहती है कि सुधाकर बहुत सारे सवाल जवाब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन सारी चीज़ों से हमें निपटारा मिले, छुटकारा मिल सके। तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान जो बनना था ये लगभग 3 से 4 महीने पहले से बनना था। ये लोग अब देखने लगे कि किसी व्यक्ति को कैसे मारा जाए। ये सब इन्होंने गूगल पर सर्च किया। इसके बाद जो जो तरीके ने मिलते थे वो ये यूट्यूब पर सर्च करते थे।
फिर उसमें देखते थे कि कहाँ पर गलती हो रही है, उस गलती को नहीं करना है। सीरियल किलर्स के बारे में इन्होंने जाना, जो विभिन्न तरह की विभत्स घटनाएं हुई उसके बारे में इन्होंने जाना, और हर जगह पर इन्होंने कोशिश की कि कहाँ पर कौन सी घटना है जिस वजह से अपराधी पकड़े गए। अब यही सब करते करते ये लोग गए, स्वाति और सुधाकर गए थे एक मूवी देखने, इसका नाम था यवुडू। इस मूवी को देखने के बाद स्वाति तुरंत बात करती है राजेश से और कहती है कि हाँ ये काम सही है, कि प्लास्टिक सर्जरी का काम बहुत अच्छा है। अब इस मूवी में ऐसी कोई घटना रही होगी जिसको देख के इन लोगों ने प्लान बनाया। अब प्लान बनाने के बाद सबसे पहले क्या हुआ कि राजेश ने बैटरी का जो पानी होता है वो 100 ml पानी खरीद कर लाया, उसके बाद उसे एक टॉवल में लगाया। टॉवल से जब धुआं उठने लगा उसके बाद राजेश ने उस टॉवल को अपने मुंह पर लगाया ताकि चेहरे पर ताकि चेहरा जल जाए, फफोले पड़ जाएं, और 10-15 मिनट के बाद चेहरा जल गया। इस बात का पूरा अंदेशा था राजेश को कि इसमें बहुत दर्द होगा। जैसे ही 10-15 मिनट हुए राजेश ने अपना चेहरा धुला, अब उसके चेहरे पर निशान आ चुके थे। इसके बाद ये लोग बैठते हैं, 1-2 घंटे बाद खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब ये स्वाति के पति के सुधाकर के आने का समय होता है तो 40 गोलियां नींद की सुधाकर के खाने में डाल देती है स्वाति, और सुधाकर को खाना खिला देती है। इससे सुधाकर बेहोश हो जाता है। ये दोनों जाते हैं और अपने घर के पास ही में ही एक जंगल था, उस जंगल में सुधाकर की बॉडी को ले जाते हैं अंदर की ओर। उसके बाद ये उसकी बॉडी को जला देते हैं, जो पेट्रोल था वो ले जाके बॉडी को जला देते हैं। थोड़ी देर जब बॉडी जल जाती तो ये दोनों सुकून से घर आते हैं। घर आने के बाद ये लोग इंतज़ार करते हैं अगले दिन का। अगले दिन सुबह सुबह स्वाति राजेश को ले जाती है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में डॉक्टर राजेश का चेहरा देखने के बाद यही कहते हैं कि ये चेहरा जो जला हुआ है इसको थोड़ी देर रुक जाए, 1-2 दिन, जब चेहरे पर थोड़े से निशान बन जाए तब इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर देंगे, तब थोड़ा सा कम खर्चा होगा और चीज़ें थोड़ी सी अच्छे तरीके से होंगी। लेकिन स्वाति ने जिद की कि इसका जो ऑपरेशन है वो अभी के अभी किया जाए, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी किया जाए। अब डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स ने कहा ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी कर दी। तभी स्वाति अपनी माँ से बात करके पूरी कहानी बताती है, फिर अपने पिता से बात करती है। जब पिता पहली बार देखने आए थे तब उन्होंने थोड़ा सा शक जाहिर किया था, लेकिन उस समय स्वाति ने उसे बोलने से मना किया। अब राजेश के बोलने से मना इसलिए किया गया था क्योंकि राजेश की जो बोली थी उसमें हल्का तोतलापन था, वहीं सुधाकर एकदम स्पष्ट बात करने वाला था, तो यहाँ पे उसकी पोल पट्टी खुल सकती थी, इसलिए उसने राजेश को बोलने से ही मना किया और एक कहानी बनाई कि ये 2 महीने से ज़्यादा तक नहीं बोल सकता। और स्वाति ने राजेश को बोलने भी नहीं दिया अपने घर वालों के सामने, ताकि कहीं जो कमी है वो उजागर ना हो सके। और बाद में ये कहने को जाता कि जीभ जल गई है इसलिए इसके बोली में तोतलापन आ गया है। जब पुलिस पूरी कहानी सुनती है तो वो तुरंत ही सुधाकर की बॉडी को रिकवर करती है, उसके जो जले हुए कपड़े थे उनको रिकवर करती है, वहीं पास में पड़े हुए थे, और इन दोनों की कॉल डिटेल बाकी जो एविडेंस होते हैं उसको इकट्ठा करती है और केस करती है। तो इस तरह से स्वाति को उसके ही पिता ने शक के बाद पकड़वाया। उन्होंने ही इस पूरी की पूरी तफ्तीश में एक अहम रोल निभाया कि उन्होंने खुद पता किया कि जो वास्तविकता में घर पर आदमी है वो मेरा दामाद है भी कि नहीं है, और इस तरह से ये घटना पूरी उजागर हुई। ये घटना तेलंगाना में काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही 2017 में, और ये कहानी आज की यहीं तक। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।